दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक, जहां लोगों ने ड्रेन सिस्टम ईजाद किया जब बाकी दुनिया गारों में रहती थी। एक ऐसी तहजीब जिसके रस्मुल ख़त को आज तक कोई नहीं पढ़ सका। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम मिस्र के फ़िरौनों या यूनान के देवताओं की बातें करते हैं तो हम इसी मिट्टी पर बसे एक जिंदा मौजज़े को भूल जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंधी कौम की। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के सिंधी वही लोग हैं जिन्होंने मोइनजोदड़ो आबाद किया था? क्या उनका खून वाकई 5000 साल पुराना है या फिर ये कोई और कहानी है? चलिए तारीख के इस गुमशुदा बाब को खोलते हैं और जानते हैं कि सिंधी कौन है। तसव्वुर करें कि आपको एक ऐसा शहर मिलता है जो 4500 साल पहले का है। वहां पक्की हुई ईंटों से बने मकानात, पुख्ता सड़कें और नहाने के कमरे तक हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, ये है मोइनजोदड़ो यानी मर्दों का टीला। जब बरतानवी माहिरीन आसार कदीमा को ये शहर मिला तो वो हैरान रह गए। इतनी कदीम तहजीब जो मिस्र और मेसोपोटेमिया के हम असर थी, मगर उसमें कोई महल या बादशाह का मक्का नहीं था। ये जमहूरियत का कोई कदीम वर्जन था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ये तहजीब अचानक क्यों खत्म हुई? कुछ कहते हैं दरियाए सिंध ने अपना रुख बदला, तो कुछ कहते हैं खुश्क साली आई। मगर हकीकत यह है कि ये लोग मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुए, बल्कि ये आस पास के इलाकों में फैल गए। और आज जो लोग दरियाए सिंध के किनारे बसे हैं, जीने का फन जानते हैं, मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हैं, उन्हें हम सिंधी कहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एक और मोड़ आता है। तारीख की किताबों में आपको एक बहुत मशहूर थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, आर्याई हमला। सुन्नी सुनाई बातों के मुताबिक तकरीबन 3500 साल पहले वस्ती एशिया से आर्याई कबाइल ने बरसगीर में दाखिल होकर डरावड़ी तहजीब को तबाह किया। मगर ज़रा एक खेत का तसव्वुर करें। अगर आप उसमें दो मुख्तलिफ अक़साम के बीज डालें तो वहाँ एक नया पौधा उगता है जिसमें दोनों की खूबियाँ होती हैं। बिल्कुल इसी तरह सिंधी कौम दरअसल डरावड़ और आर्याई नस्लों का एक खूबसूरत संगम है। सिंधियों की जल्द का रंग, उनकी कदीम रस्म रिवाज और उनकी मेहमान नवाजी में आपको डरावड़ी असरात नजर आते हैं, क्योंकि ये वादिये सिंध के असल बाशिंदे थे। दूसरी तरफ सिंधी जबान में संस्कृत और पराकृत के अल्फाज की भरमार है जो आर्याई मीरास है। अब जरा एक और दिलचस्प बात सुने। क्या आप जानते हैं कि सिंधी को दुनिया की कदीम तरीन जबानों में शुमार किया जाता है? संस्कृत से भी पुरानी जबानों में इसका शुमार होता है। ये वाहिद जबान है जो सिंधु माता दरियाए सिंध के साथ फली फूली। लेकिन यहां एक अजीब पहलू ये है कि आज ये जबान अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, मगर इसका तलफ़्फ़ुज़ संस्कृत और पराकृत की झलक रखता है। जैसे आपने कोई पुराना गीत सुन रहे हों जो जदीद लफ्ज़ों में लिखा गया हो। तारीख का पहिया घुमा और 8वीं सदी ईस्वी में एक नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कदम रखा। लेकिन असल इनकलाब फौजी फतह नहीं था, बल्कि वो पैगाम मोहब्बत था जो सूफिया लेकर आए। सिंध की सरजमीन वो जगह है जहां इस्लाम ने हथियारों से ज्यादा मोहब्बत और मौसीकी के जरिए जड़ पकड़ी। यहाँ के सूफिया जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और लाल शहबाज कलंदर ने लोगों को अपनी शायरी और रूहानी पैगाम से मसहूर कर दिया। जरा सोचें, शाह भटाई की शायरी में रात का अंधेरा, चांदनी रातें और ऊँटों की पुरसुकून आवाजें हैं। वो कहते हैं, इश्क जी माँ जीवस, न तह जी खबर न पीर जी। मोहब्बत का रास्ता ऐसा है जिसका न कोई ठिकाना है न कोई निशान। ये वो वक्त था जब सिंधी कौम ने एक नई पहचान बनाई। वो सिर्फ वादी सिंध के किसान नहीं रहे, बल्कि वो आरफाना शायरी और सूफियाना मौसीकी के अमीन बन गए। आज भी जब आप किसी सिंधी से मिलेंगे तो आपको उनकी गुफ्तगू में एक ख़ास किस्म का सुकून और रवादारी मिलेगी, जो इन्हीं सूफिया की दीन है। तारीख में हर खुशगवार दौर के बाद एक दर्दनाक मोड़ आता है। सिंधियों के लिए वो मोड़ था 1947 का साल। जब बरे-सगीर की तक़सीम हुई तो लाखों सिंधियों को अपने आबाई इलाके छोड़कर नकल मकानी करना पड़ी। सिंधी हिंदू जो सदियों से सिंध की सकाफत का हिस्सा थे, भारत की तरफ चले गए, जबकि सिंधी मुसलमान
یہاں رہ گئے۔ یہ تقسیم صرف خطوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ دلوں کی تقسیم تھی۔ ایک طرف بھارت میں آج سندھی زبان دیونگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، تو دوسری طرف پاکستان میں عربی رسم الخط میں۔ ایک ہی زبان، دو مختلف چہرے۔ جیسے کوئی بھائی دو راستوں پر چلا جائے، مگر دونوں کی مٹی کی خوشبو ایک جیسی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سندھی قوم نے ثابت کیا کہ وہ مچھلی کی طرح ہے جو بحری طوفان میں بھی تیرنا جانتی ہے۔ چاہے وہ بھارت میں اقلیت ہوں یا پاکستان میں ایک بڑی قوم، سندھیوں نے اپنی شناخت، اپنے کپڑے، اجرک، اپنی ٹوپی، سیسی اور اپنی زبان کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ آج سندھیوں کی آبادی دنیا بھر میں تقریباً 4 کروڑ سے زائد ہے۔ وہ کاروبار، تعلیم اور فنون لطیفہ میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ مہمان نوازی ہے۔ سندھی لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ ان کے گھر دوپہر کو پہنچیں تو وہ آپ کو بھوکا نہیں اٹھنے دیں گے، چاہے ان کے پاس خود کھانے کو کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہی صفت ہے جو انہیں دریائے سندھ کے اس وسیع صحرا میں زندہ رکھتی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھیوں میں مذہبی رواداری کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا سکھ، سندھ کی مٹی نے سب کو ایک ساتھ پروان چڑھایا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جس نے ایک طرف شاہ بھٹائی جیسے صوفی پیدا کیے تو دوسری طرف اچرو جیسی علامت دی جو کسی مذہب کی نہیں بلکہ اس سرزمین کی پہچان ہے۔ تو آخر سندھی کون ہے؟ سندھی صرف ایک نسلی گروہ نہیں بلکہ وہ ایک زندہ تاک ہیں۔ وہ وادی سندھ کے قدیم شہروں کے وارث ہیں، آریائی اور ڈراوڑی نسلوں کا حسین امتزاج ہیں، صوفیہ کے پیغام محبت کے علم بردار ہیں، اور جدید دور میں اپنی ثقافت کو سنبھال کر رکھنے والی ایک مضبوط قوم ہے۔ جس طرح دریائے سندھ صدیوں سے رکتا نہیں، اسی طرح سندھی قوم نے ہر طوفان، ہر حملے اور ہر سیاسی تبدیلی کو اپنے اندر جذب کیا اور پھر بھی اپنی بنیادی شناخت کو برقرار رکھا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل شناخت اپنی جڑوں سے محبت ہے۔ چاہے آپ سندھی ہوں، پشتون ہوں، بلوچ ہوں یا پنجابی، ہم سب کی جڑیں اسی مٹی میں ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری کوشش کہ ہم آپ کو سندھیوں کی اس کھوئی ہوئی اور دلچسپ تاریخ سے روشناس کروا سکیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی سندھی سے ملاقات کی ہے؟ یا آپ خود سندھی ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ اس قدیم تہذیب کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اس چینل فرگاٹن ورلڈز اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی کھوئی ہوئی دنیاؤں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا رہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور تاریخ کو زندہ رکھیے۔